Hello everyone, this is Ankita. In this video, we will start with Article 132. 132 से पहले के आर्टिकल्स हम जो भी यूनियन जुडिशरी से रिलेटेड हैं वो हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं. ठीक है, तो हम यहाँ शुरू कर रहे हैं आर्टिकल 132 से. आर्टिकल 132 यहाँ बात करता है अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस. ठीक है, तो अपीलेट जुरिडिक्शन के बारे में बात हो रही है. हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जब अपील जाती है तब एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एन जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर. तो सुप्रीम कोर्ट में अपील जाएगी किसी भी जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर से जो कि हाई कोर्ट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वेदर सिविल, क्रिमिनल और कोई अदर प्रोसीडिंग. इसके बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ़ हाई कोर्ट सर्टिफाइज अंडर 134A दैट द केस इन्वॉल्व अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, क्या समझ में आया? बस मेन चीज़ ये है कि अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई कर देता है कि भाई मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ 134A का इस पर्टिकुलर केस में, जो कि सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है, कोई अदर प्रोसीडिंग भी हो सकती है. ठीक है, कोई ऐसा सब्सटैंशियल क्वेश्चन है जो कि ज़रूरी है कि इंटरप्रेट कर दिया जाए फॉर कॉन्स्टिट्यूशन. इसके बाद जो सेकंड है वो रिपील्ड है, आता है थर्ड क्लॉज. वेयर सच सर्टिफिकेट इज़ गिवन अ पार्टी इन द केस, ठीक है, में अपील to the Supreme Court on the ground that any such question as aforesaid has been wrongly decided. तो इसमें कहा जा रहा है कि जहाँ भी ऐसा कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है वहाँ पर कोई भी पार्टी, एनी पार्टी इन द केस अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में ऑन द ग्राउंड दैट एनी सच क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है वो रॉन्गली डिसाइड हुआ है. ठीक है, इसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन में बात की जा रही है व्हाट इज़ फाइनल ऑर्डर. इसमें कहा जा रहा है फाइनल ऑर्डर में इंक्लूड है वो सभी ऑर्डर्स जो कि एक इशू को डिसाइड कर रहे हैं. अगर वो अपीलेंट के फेवर में डिसाइड हो जाता है वो सफिशिएंट होगा फाइनल डिस्पोजल के लिए उस केस के, तो उसको कहा जाएगा दिस इज़ अ फाइनल ऑर्डर. नेक्स्ट आता है आर्टिकल 133. आर्टिकल 133 में बात कर रहे हैं हम अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन रिगार्ड्स टू द सिविल मैटर्स. ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट है इसमें कहा जा रहा है एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द जजमेंट, डिक्री एंड फाइनल ऑर्डर इन सिविल प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाई कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इफ़ हाई कोर्ट सर्टिफाइज अंडर 134A. ठीक है, अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई कर देता है 134A में सिविल मैटर में जो भी हाई कोर्ट के सामने था, ठीक है, तब अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट में जब सर्टिफाई कर दिया जाता है. अब किन केसेस में? ए में कहा जा रहा है दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस. ठीक है, अगर कोई भी सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ विच इज़ वेरी नेसेसरी टू डिसाइडेड फॉर द जनरल इम्पोर्टेंस, तो यहाँ पर हम अपील लेकर के जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में. ठीक है, कि ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है वो आगे की सारी चीज़ों के लिए डिसाइड हो जाना चाहिए, या फिर सेम क्वेश्चन कई सारी जगहों पर पेंडिंग चल रहा है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम वो डिसाइड करवा लेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाके, अगर वो सिविल मैटर से रिलेटेड है. इसके बाद आता है बी. इसमें कहा जा रहा है दैट इन द ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट द सेड क्वेश्चन नीड टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. और अगर ओपिनियन बनता है हाई कोर्ट का तो वो डिसाइड करवा दिया जाएगा बाय सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, इसके बाद आता है सबसेक्शन 2, क्लॉज 2, जिसमें कहा जा रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 132. 132 आर्टिकल में कुछ भी दिया हुआ है दैट इज़ नॉट केस इधर, और उसके उस सबको ओवरराइड करके क्या कहा जा रहा है इसमें वो देखिए, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग अंडर आर्टिकल 132. ठीक है, एनी पार्टी अपीलिंग टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर क्लॉज 1 may urge as
one of the ground in such appeal that the substantial question of law as to the interpretation of this constitution has been wrongly decided। देखिए ऊपर जब हम बात कर रहे थे 132 में, तो हम बात कर रहे थे कि पर्टिकुलर जो भी क्वेश्चन है वो इंटरप्रिटेट करने वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल को, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है कि 132 को आप साइड में रख दो, लेकिन अगर कोई भी पार्टी है जो अपील कर रही है सुप्रीम कोर्ट में 133 के क्लॉज 1 में किसी भी सिविल मैटर से रिलेटेड, तो वो वहाँ पर एक ग्राउंड अपनी अपील में दे सकती है कि जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो ज़रूरी है फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि रॉन्गली डिसाइड हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी वहाँ पर पुट किया जा सकता है। अब आता है क्लॉज 3, जिसमें बात की जाती है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस आर्टिकल नो अपील शैल अनलेस पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइडेड लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द जजमेंट डिक्री फाइनल ऑर्डर ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट। सो बेसिकली इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी मैटर डिसाइड किया गया है वन जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, तो अपील जो है वो लाई नहीं करेगी, उस केस में लाई कर सकती है केवल जब पार्लियामेंट ने बाय लॉ प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, तब तक वो लाई नहीं करेगी। जनरल रूल है कि नो अपील विल लाई फ्रॉम अ वन जज ऑर्डर डिक्री एंड फाइनल ऑर्डर, ठीक है। तो इन सभी केसों में लाई नहीं करेगी, लेकिन पार्लियामेंट अगर कह देता है कि भाई अपील जा सकती है तो उसी केस में केवल अपील जाएगी फ्रॉम वन जज, ठीक है। यह है आर्टिकल 133। इसके बाद आता है 134। यहाँ पर बात की जा रही है क्रिमिनल मैटर्स के बारे में, ठीक है। सेम है 133 की तरह, लेकिन वहाँ पर हम बात कर रहे थे सिविल के बारे में, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्रिमिनल मैटर्स के बारे में। तो यहाँ पर क्लॉज 1 कहता है एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम अ जजमेंट, फाइनल ऑर्डर और सेंटेंस इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑफ द हाई कोर्ट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया इफ हाई कोर्ट। तो इसमें कहा जा रहा है कि अपील लाई करेगी सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जजमेंट से, फाइनल ऑर्डर से या सेंटेंस से जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में हाई कोर्ट के द्वारा किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा जो कि इंडिया में सिचुएटेड है उसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। अब वो किस किस सिचुएशन में जा सकती है अपील? पहली सिचुएशन ये है कि हैज़ ऑन द अपील रिवर्स इन ऑर्डर ऑफ अक्विटल ऑफ एन अक्यूज पर्सन इन सेंटेंस हिम डेथ। मतलब पहले तो उसको अक्विटल दे दिया गया था, लेकिन जब हाई कोर्ट में मैटर गया तो हाई कोर्ट में उसका जो अक्विटल का ऑर्डर था उसको रिवर्स कर दिया गया और उस व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दे दिया गया। तो यहाँ से अपील जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। वहीं पर बी में कहा जाता है कि अगर कोई भी ट्रायल के लिए केस था जो कि क्रिमिनल केस था, उसको विड्रॉ कर लिया गया है किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट से, और जो पर्सन है उसको कन्विक्ट कर दिया जाता है और अक्यूज जो पर्सन है उसको डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है, तो यहाँ भी आपकी अपील सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इसके बाद आता है सी, जहाँ पर सर्टिफाई किया जाता है 134A में कि जो केस है वो फिट है फॉर द अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो डिसाइड होना ज़रूरी है। अब है प्रोवाइजो। देखिए इसमें कहा जा रहा है प्रोवाइडेड दैट अपील अंडर क्लॉज सी, जो ये वाली अपील है, shall lie subject to the provisions as may be made in that behalf under clause L of article 145 and to such condition as the high court may establish or require। तो इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो भी अपील आएगी वो जो रूल्स बनाए गए हैं आर्टिकल 145 क्लॉज एल में और जो कंडीशन प्रोवाइड की जाती हैं हाई कोर्ट के द्वारा, उस हिसाब से वहाँ पर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं क्लॉज 2 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है पार्लियामेंट में बाय लॉ कन्फर ऑन द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना करके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई ऐसी फर्दर पावर्स को डाल सकती है। वो पावर्स किस लिए होंगी? टू एंटरटेन एंड हियर अपील्स फ्रॉम जजमेंट, फाइनल ऑर्डर और सेंटेंस इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑफ द हाई कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया subject to such conditions and limitation as may be specified in that law।
और जो भी उसकी कंडीशंस होंगी और लिमिटेशंस होंगी वो सारी उस लॉ में बता दी जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 134A की। अब तब से हम देखते हुए आ रहे हैं कि 134A में एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सर्टिफाई किया जाएगा कि भाई आप अपील लेकर के जा सकते हो। ये उसी सर्टिफिकेट के बारे में बात की जा रही है। तो इसमें कहा जा रहा है, देखिए, एवरी हाई कोर्ट पासिंग और मेकिंग जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर। तो जो हर हाई कोर्ट जो एक जजमेंट पास कर रहा है, डिक्री दे रहा है, फाइनल ऑर्डर दे रहा है या सेंटेंस पास कर रहा है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ के आ रहे हैं आर्टिकल 132 में, 133 में और 134 में, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्लॉज में, देखिए, मे इफ डीम फिट सो टू डू ऑन ओन मोशन, ठीक है, खुद से या फिर ओरल एप्लीकेशन दी जाए अगर ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टी जो कि अग्रीव्ड है, ठीक है, तो इमीडिएटली जैसे वो पास कर देगा ऑर्डर को, उस जजमेंट को, डिक्री को, फाइनल ऑर्डर को या फिर सेंटेंस को, वो डिटरमाइन करेगा उस पर्टिकुलर चीज़ को पास करने के बाद कि जो सर्टिफिकेट है जिसके बारे में अभी इतने सारे आर्टिकल्स में हमने बात करी, वो दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए उस पर्टिकुलर केस में। अगर दिया जाना चाहिए तो वो दे देगा, ठीक है, नहीं देना चाहिए तो नहीं देगा। तो कैसे कैसे दिया जा सकता है? ओन मोशन पर, और अगर कोई ओरल एप्लीकेशन की जाए तो उसके द्वारा, जो भी अग्रीव्ड पार्टी है उसके द्वारा ओरल एप्लीकेशन करी जाएगी। अब आता है आर्टिकल 135। आर्टिकल 135 में बात की जा रही है जुरिडिक्शन इन पावर ऑफ फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइजेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा जा रहा है अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ, ठीक है, तो इसमें भी पावर किसको दी है? पार्लियामेंट को। जब तक पार्लियामेंट लॉ बना दे और प्रोवाइड कर दे कि सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द जुरिडिक्शन एंड पावर, सुप्रीम कोर्ट के पास जुरिडिक्शन भी होगा और पावर भी होगी विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर और टू विच द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 133 और 134 do not apply if jurisdiction power in relation to the matters were exercisable by the federal court immediately before the commencement of this constitution under existing law। तो इसमें कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले अगर फेडरल कोर्ट के पास 133 और 134 में जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में अगर कोई पावर थी तो पार्लियामेंट लॉ बना करके प्रोवाइड कर देगा कि पर्टिकुलर जुरिडिक्शन और पावर होगा विथ रिस्पेक्ट टू 133 एंड 134। अगर फेडरल कोर्ट के पास था तो पार्लियामेंट को बाय लॉ प्रोवाइड करना पड़ेगा कि भाई इस पर्टिकुलर मैटर्स में 133 और 134 में जुरिडिक्शन पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 136 जो कि हम SLP भी बोलते हैं, स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कुछ भी दिया गया हो उस सभी चीज़ों को ओवरराइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो ग्रांट कर सकता है स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम अ जजमेंट, ठीक है, किसी भी जजमेंट से, किसी भी डिक्री से या फिर किसी भी डिटर्मिनेशन से और सेंटेंस और ऑर्डर से किसी भी कॉज और किसी भी मैटर जो पास हुआ है बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। सो बेसिकली इसमें कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसको स्पेशल लीव देनी है या नहीं देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी डिस्क्रिशनरी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है किसी भी जजमेंट, डिक्री और डिटर्मिनेशन या सेंटेंस या ऑर्डर के केस में। इसके बाद सेकंड क्लॉज में कहा जाता है नथिंग इन क्लॉज 1 शैल अप्लाई टू द जजमेंट, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस, ऑर्डर पास्ड और मेड by any court, tribunal constituted by or under any law related to the armed forces। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो आर्म फोर्सेस के कोई भी कोर्ट है या ट्रिब्यूनल है जिनके द्वारा कोई भी जजमेंट, डिटर्मिनेशन या सेंटेंस और ऐसी चीज़ें कोई दी जा रही हैं, उनके ऊपर क्लॉज 1 अप्लाई नहीं होगा। उनके केसेस में सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी डिटर्मिनेशन वाली पावर या फिर कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होगी। इसके बाद आता है आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 में बात कर रहे हैं हम रिव्यू के बारे में कि जो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है उसका रिव्यू कर सकता है और कैसे क्या चीज़ें चलेंगी। तो इसमें कहा जा रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। तो अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है उसके प्रोविजंस के सब्जेक्ट टू रहते हुए या फिर कोई रूल बनाया है उसके सब्जेक्ट टू रहते हुए, जो कि आर्टिकल 145 में है।
सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होगा कि वो रिव्यू कर सकता है किसी भी ऐसे जजमेंट को जो कि उसके द्वारा प्रोनाउंस किया गया है या फिर ऑर्डर जो उसके द्वारा बनाया गया है। तो ऑर्डर और जजमेंट दोनों को ही रिव्यू किया जा सकता है। किस केसेस में नहीं किया जा सकता? जहां पर पार्लियामेंट ने बाय लॉ बता दिया है कि भाई नहीं किया जा सकता, या 145 के किसी रूल में बताया गया है कि इसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता।